जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। हम सब पढ़ के आ रहे हैं दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी को दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और उसके अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। आप सब जानते हैं दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत दोस्तों यह एक बेसिक फैक्ट है लोकतंत्र और गणतंत्र। क्योंकि आप जब तक लोकतंत्र और गणतंत्र को नहीं समझेंगे यानी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारे फैक्ट को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ पाएंगे। और कभी कभी एग्जामों में देखा गया है दोस्तों इस लोकतंत्र और गणतंत्र जैसे शब्दों से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लोकतंत्र का बेसिक अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप PYQ देखेंगे दोस्तों तो वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो आपको यह बेसिक टर्म तो जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ही दोस्तों हमारे सबसे बड़ी नींव है। हमारे देश में आप सब जानते हैं दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासन है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र, क्योंकि आप प्रस्तावना अगर दोस्तों आप सबने पढ़ा है, प्रियम्बल दोस्तों आपको पढ़ाया गया है, तो वहां पर दोस्तों लोकतांत्रिक और गणराज्य जैसे शब्द आते हैं। तो इस लोकतंत्र और गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है इसको आज हम देखने वाले हैं। और यह भी देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से आपसे एग्जाम इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यह जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, तो भारतीय राज व्यवस्था की एक सबसे अच्छी जो बुक होती है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत। तो एक तरह से दोस्तों उस बुक का या क्या है क्रक्स है, यानी उसका निचोड़ है। आप यहाँ से चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों बुक को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह जो एम लक्ष्मीकांत यानी भारतीय राज व्यवस्था की यह जो बुक है दोस्तों बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं। लेकिन हम दोस्तों आपसे टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे इधर उधर की बातें नहीं की जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसके बाद आप सब क्या करेंगे दोस्तों, इस बुक से आप सब क्या कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे। इस टॉपिक्स को आप जाके देख लेंगे दोस्तों, प्रस्तावना वाले खंड में आपको यह टॉपिक्स मिल जाएगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में। तो आप वहां से जाके देख लेंगे तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा दोस्तों आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जा रहा है, आपको इतने अच्छे से समझाया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप सब जानते हैं दोस्तों बेसिकली या 3 एग्जामों के लिए दोस्तों फुली रूप से डेडिकेटेड या सीरीज चलाई जा रही है। एक आपका दोस्तों ROA का जो एग्जाम होने वाला है यानी समीक्षा अधिकारी का दोस्तों अभी जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए यूजफुल है। और जो दोस्त यूपी PCS 2024 की तैयारी कर रहे हो या IAS 2024 की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। और इन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को पास एम लक्ष्मीकांत की बुक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बाकी यह सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से दोस्तों हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो उनके पास भारतीय राज्य व्यवस्था की कोई भी बुक होगी दोस्तों, तो वहां से जाके इस चैप्टर को पढ़ लेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। तो आपकी सारी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। अब आप सब ध्यान से सुनिएगा और अपने ज़रूरत के हिसाब से क्या करते चलेंगे दोस्तों, अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप सब जानते हैं लोकतंत्र को दोस्तों डेमोक्रेसी बोलते हैं और गणतंत्र को बोलते हैं दोस्तों रिपब्लिक। अब हम देखने वाले हैं इन दोनों में अंतर। अब बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्या होता है, तो यहाँ पर एक शब्द ही आप देख रहे हैं दोस्तों क्या है, वह लोकतंत्र। यानी लोक का मतलब हो जाएगा दोस्तों लोग, यानी लोगों का तंत्र, जिसमें दोस्तों जनता की पार्टिसिपेशन हो। भारत वह कहीं की भी जनता, अगर हमारे देश में जैसे लोकतंत्र है तो भारतीय जनता होगी, किसी और कंट्री में लोकतंत्र है दोस्तों तो उस वहाँ की जनता हो गई। यानी लोकतंत्र का दोस्तों एक बेसिक अर्थ ही हो जाता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का जो निर्णय होता है वह जनता द्वारा किया जाता है। बस सिंपल साफ इतना जारी है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है, जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है दोस्तों, वह किसके द्वारा लिया जाता है, जनता द्वारा लिया जाता है। तो यह बेसिक परिभाषा ये आपको आसानी से कहीं भी बुक में मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है दोस्तों उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। तो देखिए लोकतंत्र दोस्तों 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आप यही याद रखिएगा, एक होता है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा जो लोकतंत्र दोस्तों वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं, आप इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है दोस्तों, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल
प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी डायरेक्ट रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ही यही हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सीधे लिखा मिला है आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्या करती है दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से करती है यानी डायरेक्ट रूप से करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसमें क्या करता है दोस्तों, जो जनता होती है वो एक अपने एक प्रतिनिधि यानी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वही शक्ति का इस्तेमाल करती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या करती है, जनता स्वयं ही यानी लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से ही करते हैं यानी डायरेक्ट रूप से करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों कि जो लोग होते हैं, वह जो जनता होती है, वह क्या करती है, अपना एक प्रतिनिधि चुन लेती है यानी एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है। जैसे आप सब देखे होंगे दोस्तों, भारत में दो तरह के चुनाव होते हैं, एक विधानसभा का चुनाव होता है दोस्तों, और एक दोस्तों हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, एक लोकसभा का चुनाव होता है। तो लोकसभा में आप सब देखते हो दोस्तों, हम सांसद का चुनाव करते हैं यानी संसद नियुक्त होकर आते हैं। और जो हमारी विधानसभा का चुनाव होती है दोस्तों, इसमें हम विधायक का चुनाव करते हैं, यानी इसमें क्या होता है दोस्तों, जो जीतते हैं वह विधायक बन के आते हैं। तो यह क्या किया दोस्तों, सांसद का भी चुनाव लोगों की जनता ने ही किया है, और विधायक का चुनाव भी दोस्तों क्या किया है, जनता ने ही किया है। तो यह जो व्यक्ति बैठा होता है दोस्तों, वह एक प्रतिनिधि के रूप में होता है, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होता है दोस्तों। यानी पावर्स हम दोस्तों इसको दे देते हैं कि यह क्या करेगा, हमारे लिए ज़रूरत के हिसाब से जो कुछ नियम कानून, जो कुछ प्रक्रिया होगी, वह इनको लागू कराएगा। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट जनता ही सब कुछ डिसीजन लेती है। तो अगर आप यह चीज़ समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए दोस्तों, तो आपके आगे सारे जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते चलिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल स्वयं करते हैं यानी प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोस्तों एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है। लोकसभा में दोस्तों हम सांसद का चुनाव करते हैं, और विधानसभा में दोस्तों हम विधायक का चुनाव करते हैं। या क्या करते हैं दोस्तों, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब यह दोस्तों जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं यानी एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। इसीलिए दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या बोला जाता है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, किसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, तो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपसे वहां पूछा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही कहा जाता है। और यह जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हो दोस्तों, यह भी दो प्रकार का होता है, आप याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों संसदीय, और एक होता है दोस्तों राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के अधीन। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों संसदीय और एक होता है राष्ट्रपतीय। और यहाँ पर एक नोट्स के रूप में दिया गया दोस्तों, यह नोट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप इस परिभाषा को इसी वक्त अभी से याद कर लीजिएगा। वह क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान में दोस्तों प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में किस तरह का लोकतंत्र है, इसीलिए दोस्तों यह ऊपर के फैक्ट आपको समझाया गया है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन यह आया था दोस्तों, तो देखिए भारत में कैसा लोकतंत्र है दोस्तों, भारत में एक लोकतंत्र है, लेकिन किस तरह का लोकतंत्र है दोस्तों, संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ। और किस तरह का संसदीय लोकतंत्र है दोस्तों, प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में किस तरह का लोकतंत्र दिया गया है, तो भारतीय संविधान में दोस्तों प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी एक तरह से आप इसको देखेंगे दोस्तों, यह कहां पे आ जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष वाले में आ जाता है, इनडायरेक्ट वाले में आ जाता है। अभी आपको ऊपर समझाया गया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्तों संसदीय, एक होता है राष्ट्रपतीय। तो हमारे यहाँ दोस्तों राष्ट्रपतीय व्यवस्था को ना अपना के दोस्तों आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। इसलिए दोस्तों भारतीय संविधान में आप देखेंगे प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ दोस्तों राष्ट्रपतीय व्यवस्था को ना अपना के संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। तो यह भी क्वेश्चन आप पूछा गया दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे।
तो यह फैक्ट दोस्तों आपको बहुत अच्छे से, यह परिभाषा एकदम आप बार बार पढ़ के बार बार रिवाइज करके रट लीजिएगा, क्योंकि आगे के जितने कॉन्सेप्ट देखें दोस्तों इसी पे सब कुछ डिपेंड होते चले जाएंगे। अगर आपको यहाँ लोकतंत्र और गणतंत्र की सारी परिभाषा समझ में आ गई ना, तो आप आगे के सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, समझ जाएंगे कि कहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, कहाँ पर राष्ट्रपतीय व्यवस्था है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र रहेगा तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या रहे होगा तो क्या होगा। तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को दोस्तों 2-3 बार देख लेंगे, क्योंकि बुक में दोस्तों आसानी से सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि इसके बाद अगर आप जब बुक पढ़ेंगे ना दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत की इसके बाद जब बुक पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर आएगा। लेकिन ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप इतना समझते चलिएगा। अब देखिए, आपने अभी तक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख लिया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला सिस्टम देख लिया। अब हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाले सिस्टम को, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप जानते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करें दोस्तों तो इसके 4 मुख्य औजार हैं, यानी 4 मुख्य दोस्तों इसके क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। वह क्या है दोस्तों, एक हमारा परिप्रेक्षा जिसको बोलते हैं रेफरेंडम, एक होता है दोस्तों हमारा पहल जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव, एक होता है दोस्तों प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसको रिकॉल बोलते हैं दोस्तों, एक होता है दोस्तों जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट्स। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कितने औजार हैं, यानी कितने टूल्स हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुल 4 औजार हैं, यानी कुल 4 टूल्स से कुल 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वह 4 औजार कौन कौन है दोस्तों, तो एक हमारा दोस्तों है परिप्रेक्षा यानी रेफरेंडम, दूसरा हमारा दोस्तों कौन सा, वह है पहल यानी इनिशिएटिव, तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, वह है प्रत्यावर्तन यानी प्रत्याशी को वापस बुलाना जिसको रिकॉल बोलते हैं, और चौथा हमारा दोस्तों हो जाता है जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट्स। तो यह भी याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुल कितने औजार हैं, 4 औजार हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर हम उदाहरण देश के दोस्तों किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पर किस तरह का सुशासन है, तो वहाँ पर दोस्तों किस तरह का है, वह है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अगर हम संसदीय वाला देखेंगे तो संसदीय वाला व्यवस्था कहाँ अपनाया गया है, भारत में अपनाया गया है। लेकिन राष्ट्रपतीय वाला व्यवस्था अगर हम देखेंगे दोस्तों तो राष्ट्रपतीय वाला व्यवस्था कहाँ पर अपनाया गया है, वह अमेरिका में अपनाया गया। यानी भारत में भी लोकतंत्र है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है, लेकिन भारत में संसाधनात्मक वाला यानी संसदीय वाला लोकतंत्र है और अमेरिका में दोस्तों राष्ट्रपतीय लोकतंत्र है। ये दोनों अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करें दोस्तों, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें तो इसका उदाहरण है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा क्या, यह सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर आपसे टू दी पॉइंट एकदम फैक्चुअल डाटा, जो कुछ भी एग्जाम में जहाँ से सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन, सीधे एकदम उसका कॉन्सेप्ट क्या है वह भी, और इसके जो फैक्ट है दोस्तों दोनों को ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया गया है। कॉन्सेप्ट एक्ट फैक्ट, ताकि एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट भी पूछा जाए तो भी आप गलती ना करें, फैक्ट भी पूछा जाए तो भी आप गलती ना करें, और क्वेश्चन को किस माध्यम से पहुंच के हमको सही करना होता है यह भी अगर आपको सीखना हो दोस्तों, तो आपको अब उम्मीद है दोस्तों इस लोकतंत्र वाले चैप्टर से कोई भी गलती नहीं होगी। यहाँ तक की चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों किसकी, गणतंत्र की यानी रिपब्लिक की। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे जो कुछ समझेंगे दोस्तों वह किसके बारे में समझेंगे, रिपब्लिक के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हम अगर बात करें दोस्तों, एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों राजशाही और एक होता है गणतंत्र। तो आप सिंपल से समझिए दोस्तों, एक लोकतांत्रिक जो राज व्यवस्था होती है दोस्तों, एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है दोस्तों, उसको कुल हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा कौन सा, एक होता है दोस्तों हमारा राजशाही वर्ग, एक होता है दोस्तों हमारा गणतंत्र वर्ग। तो आप यह समझ जाएंगे तो आगे सारी फैक्ट समझते चले जाएंगे। तो देखिए, राजशाही में क्या होता है दोस्तों, राजशाही में राज्य का जो प्रमुख होता है दोस्तों, जिसको हम आमतौर पर राजा या रानी बोलते हैं, या उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। जबकि गणतंत्र में क्या होता है दोस्तों, राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। तो देखिए, राजशाही में क्या अंतर है दोस्तों और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, बहुत ध्यान से आप सुनते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों राजशाही में, तो राजशाही में जो राज्य का प्रमुख होता है दोस्तों, वह आमतौर पर कौन होता है, राजा या रानी होता है। सिंपल सा आप समझ लीजिए, राजशाही में जो राज्य का प्रमुख होता है वह आमतौर पर राजा या रानी होता है, और यह उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है। मान लीजिए दोस्तों
ब्रिटेन में आप उदाहरण देखे होंगे ना महारानी एलिजाबेथ, उनकी सीधे परंपरा चलती आएगी। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दोस्तों कौन सा है? ब्रिटेन में। आप ब्रिटेन में देखे होंगे दोस्तों, उत्तराधिकारिता का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई व्यक्ति इस पद पर बैठा है, अब इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटी, बेटे, मतलब इसी के वंश से संबंधित ही दोस्तों क्या करेंगे? पद पर बैठते चले जाएंगे। यही होता है दोस्तों राजशाही रूप में, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में जो राजशाही वर्ग में होता है दोस्तों, एक तरह से उत्तराधिकारिता यानी वंश के माध्यम से चलता है। यानी इन राजा रानी में से जो भी पद पे बैठा है, अब उनके बेटा या बेटी, उनके बेटा या बेटी, उनके या बेटा या बेटी, या उनके बेटा या बेटी, इस तरह से चलते चले आते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण देखा जाएगा दोस्तों तो अब ब्रिटेन में देखा जाता है। ब्रिटेन में जो राज्य का प्रमुख होता है, अभी भी आप देखेंगे दोस्तों वहाँ क्वींस और प्रिंस करके नाम आते हैं ना, कि मतलब वहाँ की महारानी ये है, वहाँ के राजकुमारी ये है, वहाँ की राजकुमारी ये है। तो इसी रूप में दोस्तों वहाँ पर चले आते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, आप सब सुनते चले आए होंगे। तो इस तरह की जो परंपरा होती है दोस्तों वहाँ कहाँ पर? ब्रिटेन में देखी जाती है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो राज्य प्रमुख होता है वह हमेशा क्या होता है दोस्तों? उसका एक निश्चित रूप से वह चुनकर आता है, चाहे वह डायरेक्ट रूप से चुन के आए दोस्तों, यानी प्रत्यक्ष रूप से, या इनडायरेक्ट रूप से दोस्तों वह चुन के ही आता है। इस तरह का देखेंगे दोस्तों आप अमेरिका में देखे होंगे। अमेरिका दोस्तों इसका बेस्ट उदाहरण। जैसे आप जानते हैं दोस्तों दो तरह के प्रमुख होते हैं, अगर आप यह समझ गए तो आप यह फैक्ट समझ जाएंगे। देखिए, एक होता है दोस्तों सरकार का प्रमुख, आप इसको तरह के समझिए। दो तरह के प्रमुख होते हैं दोस्तों, एक होते हैं दोस्तों सरकार का प्रमुख, एक होता है दोस्तों राज्य का प्रमुख। राज्य का मतलब हो जाता है दोस्तों देश का प्रमुख। तो देखिए आप ये समझ लीजिए तो आपसे दोस्तों सारे फैक्ट समझ जाएंगे। तो देखिए अगर इसको आप यहाँ से समझना चाहें तो देखिए, एक होता है दोस्तों कौन होता है? एक होता है दोस्तों सरकार का प्रमुख, और एक होता है दोस्तों राज्य का प्रमुख, या जिसको हम बोलते हैं किसका दोस्तों? देश का प्रमुख। तो देखिए, तो आप देखेंगे दोस्तों जो सरकार का प्रमुख होता है और जो राज्य का प्रमुख होता है, तो अगर हम बात करें अपने देश की दोस्तों भारत में, तो भारत में देखे होंगे दोस्तों जो सरकार का प्रमुख होता है, भारत में जो सरकार का प्रमुख होता है दोस्तों, वह जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी की नियुक्त जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वह क्या होता है? सरकार का प्रमुख होगा। वर्तमान में हम जानते हैं दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या दोस्तों देश के प्रधानमंत्री हैं, तो एक तरह से दोस्तों या क्या हो गए? सरकार के प्रमुख। लेकिन जब बात की जाएगी दोस्तों राज्य का प्रमुख या देश का प्रमुख, तो भारत में कौन होता है दोस्तों? वह राष्ट्रपति होता है। अब वर्तमान में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति कौन है? वह श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो यह क्या है दोस्तों? यह राज्य का प्रमुख है, यानी देश का प्रमुख है। तो इस तरह से दो प्रमुख होते हैं, एक सरकार का प्रमुख होता है, एक राज्य यानी देश का प्रमुख होता है। हम अपने ही देश का उदाहरण लें दोस्तों, तो भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। और भारत में अगर हम देखें राज्य प्रमुख या देश का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में दोस्तों आप देखेंगे कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्या है दोस्तों? देश की प्रमुख यानी राज्य की प्रमुख है। तो इस तरह से दोस्तों जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र में राज्य का जो कुछ भी प्रमुख होगा दोस्तों, वह हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दोस्तों क्या हो जाता है? निश्चित समय के लिए चुनकर ही आता है। तो इसका बेस्ट उदाहरण दोस्तों क्या देखेंगे? हम अमेरिका में देखेंगे। और सरकार और राज्य का प्रमुख वाला उदाहरण दोस्तों हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा है। अभी हम अमेरिका में किस रूप से है उसको भी हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ नोट्स के रूप में कुछ दिया गया होगा, क्या है देखिए उसको समझ लीजिए। देखिए भारतीय संविधान में दोस्तों गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, और यह चुनाव दोस्तों 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इस परिभाषा को आप अच्छे से देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो आप सब देखेंगे दोस्तों गणतंत्र शब्द मिलता है, प्रस्तावना में ही भी दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों गणतंत्र का अर्थ यह हो जाएगा कि भारत देश का जो प्रमुख होगा, यानी जो राज्य यानी देश का प्रमुख होगा दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर नीचे समझाया गया है कि जो राज्य यानी देश का प्रमुख होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर समझाया गया है, वह क्या होगा दोस्तों? भारत या राज्य यानी जो देश का प्रमुख होगा, यानी वह कौन होगा दोस्तों? वह राष्ट्रपति होगा। यह चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। अब इसका चुनाव दोस्तों डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन भारत में दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है और 5 वर्ष के लिए भी होता है। जब कभी दोस्तों राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपको विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आप यहाँ याद रखिएगा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको राजशाही भी समझ में आ गई होगी और गणतंत्र वाली व्यवस्था भी समझ में आ गई हुई। राजशाही में उत्तराधिकारिता कैसे किस आधार पर चलता है, यानी वंश के आधार पर किस तरह से डिसाइड होता है, और गणतंत्र में दोस्तों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस आधार पर चुनाव होता है, आपको यह समझ में आ गया होगा। ब्रिटेन में किस तरह से लिया जाता है, अमेरिका में किस तरह से लिया जाता है, भारत में किस तरह से लिया जाता है दोस्तों, आपने यह भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। जब कभी दोस्तों संसदीय व्यवस्था, देखिए
या तो आपने लोकतंत्र और गणतंत्र वाली चीज़ें देखा है, लोकतंत्र और गणतंत्र, तो कुछ चीज़ें तो आपको यहाँ पर लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है समझ में आ गया। अब जब दोस्तों हम आपको संसदीय विशेषता और राष्ट्रपतीय वाला चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपतीय प्रणाली में और संसदीय प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है, तो जो कुछ दोस्तों वहाँ की थोड़ी बहुत पॉइंट रह जाएगी तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ अभी आपको लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था के बारे में समझाया गया है। संसदीय और राष्ट्रपतीय व्यवस्था के बारे में दोस्तों अलग से वीडियो समझाया जाएगा, ताकि आपकी सारी चीज़ें दोस्तों एकदम खिचड़ी ना बन जाए। आप लोकतंत्र और गणतंत्र यहाँ से समझ लीजिए और संसदीय और राज्य व्यवस्था को दोस्तों फर्दर किसी क्लास में समझाया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वह भी टू दी पॉइंट समझ में आई होंगी। अब आप जाके दोस्तों लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आपको लोकतंत्र और गणतंत्र वाला जो टॉपिक्स दिया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई फैक्ट ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से उसका सलूशन दिया जाएगा, आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो अगर दोस्तों आप सबको वीडियो समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे दोस्तों अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत किया जा रहा है, एकदम अच्छे से कंटेंट को तैयार करके वही कंटेंट दोस्तों आपको डिलीवर किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। इधर उधर की बातें नहीं की जा रही दोस्तों, आप सबके लिए इतना बढ़िया से मेहनत किया जा रहा है। तो आप भी दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने बड़े दोस्तों में बड़ी मात्रा में शेयर कर देंगे, और चैनल को भी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे, स्टडी विथ रामा जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।